हाय बच्चों, आज मैं आपको विलियन चैप्टर में मोल फ्रैक्शन और यानी कि मोल प्रभाव तथा मोलैलिटी यानी कि मोललता के बाद अगली कंसंट्रेशन पार्ट प्रति मिलियन बताने जा रहा हूं। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, लेकिन आपको इस चैप्टर में मोललता और मोल फ्रैक्शन जो कंसंट्रेशन है सांद्रता है उसको ज्यादा पढ़ना है अच्छे तरीके से, ताकि आगे आने वाले सवाल भी उसी पर आते हैं। जैसे आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में आप पढ़ते हैं जैसे कि अल्पसंख्यक गुण, आपेक्षिक अवनमन जो होता है, रिलेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह, वो आपको देखना रहता है उसमें। तो पहले इसके होता क्या है, इसके डेफिनेशन देख लीजिए, इसमें सवाल कैसे आते हैं। यानी कि पार्ट प्रति मिलियन, ये शब्द से ही पकड़ सकते हैं। यानी इसमें क्या लिखा है, प्रति मिलियन। प्रति मिलियन का मतलब 1 मिलियन यानी 10 लाख। यानी कहेंगे कि किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 10 लाख भाग में उपस्थित होता है। प्रति विलयन का मतलब क्या होता है, 10 लाख। यानी कि इसके डेफिनेशन इसी समझ लेंगे कि विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो 10 लाख भागों में विलयन के उपस्थित होती है। पहले डेफिनेशन देख लीजिए आप इसको। किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 10 लाख भागों या 1 मिलियन में उपस्थित होती है, उसे पार्ट प्रति मिलियन कहते हैं। तथा इसे ppm से व्यक्त करते हैं। यानी कि डेफिनेशन सबसे पहले क्या है तो आपको रटना नहीं है। इसमें सीबीएसई अकेडमी पर आपको कोशिश की जाती है कि आसान कर दिया जाए चीजों को। यानी पार्ट प्रति मिलियन, तो प्रति मिलियन का होता है कि 1 मिलियन। 1 मिलियन में क्या होता है, कितने लाख होते हैं, 10 लाख। यानी किसी विलयन के 10 लाख भाग में जो घुलने वाला पदार्थ है यानी विलेय पदार्थ है उसके कितने भाग हैं, वही क्या कहलाता है, पार्ट प्रति मिलियन। तो डेफिनेशन देखिए, किसी विलयन या किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 10 लाख भागों या 1 मिलियन में उपस्थित होती है। 1 मिलियन में उपस्थित होती है। यानी कि किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या है जो किसी विलयन के 10 लाख भागों में या 1 मिलियन में उपस्थित होती है, उसे पार्ट प्रति मिलियन कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा, तो ppm बराबर विलेय का द्रव्यमान। ये द्रव्यमान किसमें होगा, ग्राम में होगा। किसमें होगा, ये ग्राम में, बटे कर देंगे आप विलयन का द्रव्यमान, और ये भी किसमें होगा, ग्राम में। ये ग्राम में, ये जरूरी है, यहाँ किलोग्राम नहीं लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई क्या है, अब परिभाषा में क्या है, 1 मिलियन तक यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के पावर 6। ये आपका फार्मूला हो गया पीपीएम का। और ये तब यूज किया जाता है जब विलेय पदार्थ बहुत कम मात्रा में उपस्थित हो, तो उसकी सांद्रता हमेशा हम पीपीएम में ज्ञात कर सकते हैं या ज्ञात करते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जो ज्यादातर परीक्षाओं में आता है वही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। बाकी आपको समझना क्या है कि विलेय जो घुला रहेगा वो क्या होगा, उसका मात्रा जो लेंगे हम ग्राम में लेंगे, और नीचे क्या होगा, विलेय, यानी विलेय और विलाय के दोनों को रख देंगे और उसमें 10 के पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, कोई भी होगा। ये सवाल जो पेपर में आते हैं एग्जाम्पल में, जैसे
जो जनरली आता है, कहता है 500 ग्राम टूथपेस्ट में 0.2 ग्राम फ्लोराइड आयन उपस्थित है या उपस्थित है। 500 ग्राम टूथपेस्ट में 0.2 ग्राम फ्लोराइड आयन है, तो इस आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। ppm में ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के सवाल आपसे बनेंगे। ppm कंसंट्रेशन तभी यूज किया जाता है जब विलेय पदार्थ यानी घुलने वाला पदार्थ क्या हो, बहुत कम मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं। अब देखेंगे यहाँ 500 ग्राम में 0.2 ग्राम है, बहुत उसके तुलना में बहुत ही कम है। यानी इसका फार्मूला लगाएंगे तो pm बराबर विलेय का द्रव्यमान कितना है 0.2 ग्राम। जब पेस्ट है उसमें क्या है 0.2 ग्राम हो गया आपका फ्लोराइड, बटे में क्या हो गया विलयन। तो जो पेस्ट बना है, पेस्ट क्या है विलयन का ही काम करेगा। उसमें जो भी आपके पदार्थ हैं विलेय या विलायक मिल करके इस टूथपेस्ट को बनाए होंगे, तो नीचे क्या रख देंगे 500। बहुत गलती हो जाती है कि 500 पर 0.2 जोड़ देते हैं, जोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ कह दिया कि 500 ग्राम टूथपेस्ट में, यानी कि ये क्या है विलयन ही है। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ 500, दोनों ही ग्राम में है, ये भी ग्राम में दिया हुआ, ये भी ग्राम में दिया, तो कोई बदलना नहीं है। गुणे क्या कर देंगे 10 की पावर 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो pm बराबर, आप देखेंगे 2 जीरो से इसका 2 जीरो अगर काट दें तो 0.2 इंटू 10 के पावर 4/5 ये हो जाएगा। और ये अगर यहाँ इसका पॉइंट हटेगा तो क्या आ जाएगा 2 गुणे 10 के पावर 3/5। अब क्या करेंगे 1 जीरो अगर इसको दे दें, जैसे भी आप सॉल्व कर पाए जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करना है। तो इसको आप लिखेंगे तो 20 इंटू 100 लिख सकते हैं। एक जो पावर इसको दे दीजिए तो 20 अपन ये हो जाएगा बटे 5, यानी काट देंगे 4 हो जाएगा। तो कितना होगा 4 गुणे 100 बराबर 400 ppm। ये हो जाएगी फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन, आंसर हो जाएगा। ये पूरा है आपका, यानी कि इसको रटना नहीं है आपको, यहाँ क्या करना है कि पार्ट प्रति मिलियन है, यानी कि 1 मिलियन में विलेय पदार्थों की जो मात्रा होगी उनके भार भागों की। अगर किताबों में देखे भार भाग भी लिखा रहता तो भागों की संख्या कहिए चाहे भार भाग कहिए, एक ही चीज है। यानी कि 10 लाख में विलेय पदार्थ के जो उसका अपना पार्ट है, भाग है, वही क्या कहलाता है ppm कंसंट्रेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम दूसरा बताएंगे। इसको मिटा देते हैं अभी। द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, दूसरा कंसंट्रेशन है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को हम W से व्यक्त करते हैं, W/W से। इसको कैसे लिखेंगे इसका डेफिनेशन पहले देख लीजिए। यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत कह रहा है, तो जब इसको लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं वेट परसेंट, ये द्रव्यमान प्रतिशत। यानी आप कहेंगे, देखिए नाम से पता चला है द्रव्यमान प्रतिशत है तो ऊपर भी द्रव्यमान होगा और नीचे भी द्रव्यमान होगा, यानी विलेय का द्रव्यमान लेंगे और विलयन का द्रव्यमान लेंगे। इसका फार्मूला जो बनेगा आपको रटना नहीं है, द्रव्यमान प्रतिशत में विलेय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान। यानी इसका परिभाषा अगर लिखेंगे तो कहेंगे कि किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह
संख्या संख्या जो किसी विलयन के 100 भागों में उपस्थित होती है, उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, और द्रव्यमान प्रतिशत जो होता है इसको लिखते हैं W/W से। यानी आप ऐसे कर सकते हैं या ऐसे ही लिख सकते हैं। पहले लिख लीजिए कि द्रव्यमान प्रतिशत ब्रैकेट में लिखिए W/W इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो द्रव्यमान प्रतिशत होता है कितने भागों में, विलयन के 100 भागों में, इसलिए 100 का गुणा करेंगे, 1000 का नहीं करना आपको। यानी आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है किसी का, तो आप कहेंगे कि किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 100 भागों में उपस्थित होती है उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। ये तो सवाल कैसे पूछा जाएगा, एग्जाम्पल देख लीजिए। कहेगा आपसे सवाल में जैसे कि 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला जाता है तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस टाइप के सवाल आपको पूछे जाएंगे। यानी कोई विलेय दिया होगा, विलायक में घोला गया होगा, या विलयन का डायरेक्ट दे देगा, यानी विलयन दे देगा तो डायरेक्ट वही वैल्यू रख देंगे। यानी क्या कहेंगे आप, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर द्रव्यमान प्रतिशत बराबर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं W/W वेट इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है, 20। शर्करा घुल रही है, जो घुलता है वो विलेय होता है। आप पहले वाले वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बटे क्या है, विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन क्या आ गया यहाँ, 80 होगा कि 100 होगा, तो 100 होगा। यही गलती हो जाती है आपसे। गलती कहाँ होती है, विलयन का द्रव्यमान रखना है। यहाँ जल जो है विलायक, क्योंकि इसको घोल है, तो जब तक विलेय और विलायक नहीं मिलेंगे तब तो विलयन नहीं बनेगा। तो विलयन का कह रहा है तो 20 और 80 आपको जोड़ना पड़ेगा, तब क्या बनेगा, विलयन। तो यहाँ क्या वैल्यू रखेंगे, 100। तो फार्मूले में क्या है, मल्टीप्लाई 100, तो इससे कट जाएगा। ये बराबर क्या हो जाएगा, 20% वेट बाई वेट। ये हो गया द्रव्यमान प्रतिशत शर्करा। ऐसे आपको निकालना, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादातर पूछे जाते हैं। अच्छे परीक्षाओं में जेईई या बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसके लिए, और भी कंसल्टेशन होती है तो सवाल आते नहीं है। आपको जो जरूरी था वो कराया गया है अभी। बाकी आप देखेंगे कौन कौन सी कंसल्टेशन ताप पे निर्भर करती है, बता भी चुके, लेकिन यहाँ पे एक बार कंसाइज कर दे रहे हैं इसको। ये भी देख लीजिए जो कंपटीशन में क्वेश्चन बनता है यहाँ से थ्योरेटिकल। पहली वीडियो मैंने बताया भी था, लेकिन कुछ कंसल्टेशन जो
जेई और मेन में और भी ऐड कर देते हैं उसमें, तो सारा कंसंट्रेशन आप इकट्ठा कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे सांद्रता, सांद्रता, ठीक है। सांद्रता जो होती है, एक होती है कि ताप पर ये निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करने वाली सांद्रता। दूसरा ले लेंगे ताप पर निर्भर नहीं करने वाली सांद्रता। इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा अच्छे पेपरों में, नहीं करने वाली सांद्रता। देखिए ताप पर कौन कौन निर्भर करता है, तो ताप पर निर्भर करने वाली कौन कौन से, जैसे मोलरता, दूसरा हो गई आपका आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, नार्मलता, एक और कंसंट्रेशन है फार्मलता। ये सब ताप पर निर्भर करने वाली कंसंट्रेशन होती है। अब इसमें नोट में यहां लिखना है आपको कि ताप बढ़ाने पर इनकी सांद्रता घट जाती है। यानी आपसे क्वेश्चन कर देगा कि इनमें से ताप किस सांद्रता का ताप बढ़ाने पर कौन सी कंसंट्रेशन जिसका सांद्रता घट जाएगी ताप बढ़ाने पर, और किसका नहीं घटेगा। तो पहले इधर भी देख लीजिए कौन कौन ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। तो मोललता, देखिए मोललता और मोलरता नाम मिलता जुलता है। मोललता, मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल प्रभाज। अभी एक कंसंट्रेशन पढ़ाए आपको द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, मोललता है, मोल प्रभाज है, द्रव्यमान प्रतिशत है। और अभी ये दोनों साथ ही पढ़ाए अभी इसी वीडियो में, यानी कि पार्ट प्रति मिलियन। इससे ज्यादा आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। यानी कि ये जो सांद्रता होती है ताप पर निर्भर नहीं करती। यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे आप, ताप बढ़ाने पर या घटाने पर जो भी होगा, यानी ताप का कोई प्रभाव नहीं, चाहे बढ़ाइए चाहे घटाइए, ताप बढ़ाने पर या घटाने पर, यानी कि आप ताप परिवर्तन पर लिख लीजिए, ताप परिवर्तन करने पर इनकी सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन यही पूछेगा बताइए इसमें किस पर ताप पर निर्भर करेगा, कौन नहीं करेगा। ताप पर निर्भर करने वाली याद कर लीजिए इधर। अच्छा, ये ताप पर क्यों निर्भर करती है, क्यों नहीं करती है, कौन ताप पर, जिसमें वॉल्यूम आएगा, आयतन आएगा, वो ताप पर निर्भर करेंगे। यानी यहाँ जो लिखा है ये सब में क्या आता है, वॉल्यूम आता है, यानी आयतन। ये सब में, सबके फार्मूले में आयतन आता है, और आयतन आएगा तो ताप पर निर्भर करेगा। आयतन इसमें नहीं आता किसी में भी, इसलिए ताप पर निर्भर नहीं करता है। इसका कारण होता है। लेकिन क्वेश्चन जैसे पेपर में आता है, जैसे आप कर लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, करेगा इनमें से ताप बढ़ाने पर किसकी सांद्रता घट जाती है। और आपके ऑप्शन ऐसे दे दें,
मोलरता, मोलरता। दूसरा है मोललता, मोललता। तीसरा है द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, प्रतिशत। और चौथा है मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई और नीट के लिए, बोर्ड के लिए इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। सवाल आप लगाते हैं, सवाल भी आते हैं और इस तरह के सवाल आते हैं तो कर नहीं पाते। यानी कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से ताप बढ़ाने पर किसकी सांद्रता घट जाती है। सांद्रता किसी घटेगी जो ताप पर निर्भर करेगा। तो ताप पर निर्भर कौन करता है, ताप पर निर्भर कौन करता है, ये वाली कंसंट्रेशन यानी कि मोलरता। ये इनके सांद्रता कोई फर्क नहीं पड़ता है, ताप परिवर्तन करने पर इनकी सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि इनमें आयतन नहीं आता है। जिनमें आयतन का फार्मूले में आएगा, सूत्र में आएगा, वही क्या करेंगे, ताप पर निर्भर करते हैं। यानी इसमें जो ताप बढ़ाने पर किसकी सांद्रता घटेगी, केवल मोलरता घटेगी। मोललता, द्रव्यमान प्रतिशत, मोल प्रभाव, ये किस में आते हैं, ताप नहीं निर्भर करने। जब ताप पर निर्भर ही नहीं करते तो इसका घटना कोई मतलब ही नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या डायरेक्ट कर देगा कि कौन से इसमें ताप पर निर्भर करता है, कौन सा नहीं करता है। ये लैंग्वेज 2 हो सकती है। थैंक यू, धन्यवाद।